हेलो दोस्तों, मैं संतोष सिंह आपके समझ सुप्रीम अनुष्का यूट्यूब चैनल की तरफ से यूपीएससी के समान अध्ययन के तहत इतिहास विषय पर कुछ पर चर्चा करना चाहूँगा। यदि ये टॉपिक अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। और इतिहास विषय को जैसे देखा जाता है कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इस संदर्भ में प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए स्रोतों की उपयोगिता होती है और उनकी सीमाओं का महत्व होता है। इस संदर्भ में प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के संदर्भ में मैं आपके समक्ष स्रोतों के विषय में चर्चा करूंगा, जिसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के उद्धरण, 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत जो प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में काफी सहायक हैं, इनका क्या महत्व है, इनकी क्या सीमाएं हैं, इस संदर्भ में मैं आपके समक्ष इसका वर्णन करूंगा। इस संदर्भ में साहित्यिक स्रोतों के तहत हम 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। साहित्यिक स्रोत को हम धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य के तहत, धार्मिक साहित्य में हम देखते हैं कि आ जाता है कि धार्मिक साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य और ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य, या धार्मिक साहित्य धर्मेतर साहित्य इस रूप में देख सकते हैं। और दूसरी तरफ आ जाता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, ऐतिहासिक अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए और ऐतिहासिक जीवनियां हैं। इनके बारे में हम परिचर्चा आपके समक्ष करते हैं। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, महाकाव्य, पुराण, स्मृतियां, इनका उल्लेख किया जा सकता है। और ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध, जैन ग्रंथों के बारे में परिचर्चा होती है। और जहां तक हम धार्मिक साहित्य के संदर्भ में है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, महाकाव्य, पुराण, स्मृतियां, तो सर्वप्रथम वेदों का उल्लेख किया जा सकता है, जिसकी रचना कृष्णदेवराय वेदव्यास ने किया है। वेदों से हम देखते हैं कि वैदिक काल के विषय में ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं, जैसे राजनीतिक, धार्मिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, इन सारे विषयों में हमें वेदों से जानकारी मिलती है। और वेदों को देखा जाता है तो इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक प्रारंभिक वैदिक काल देखते हैं, दूसरा उत्तर वैदिक काल देखते हैं। तो प्रारंभिक वैदिक काल में देखते हैं कि हम ऋग्वेद, विशेष रूप से ऋग्वेद का उल्लेख किया जा सकता है। और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनका वर्णन किया जाता है। तो ऋग्वेद से हमें देखते हैं कि तत्कालीन प्रारंभिक वैदिक काल के विषय में, जिसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, इन संबंधों में जानकारी हमें मिलती है। और इन वेदों को क्या हो गया, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जिसमें देखा जाता है कि यजुर्वेद, सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसलिए अथर्ववेद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उत्तर वैदिक काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में है। इसको देखते हैं कि अथर्ववेद से हमें पूर्व पंचाल इस संदर्भ में, या गंगा घाटी के पूर्वी क्षेत्र जो राजवंश पूर्व मगध तक के विषय में, इसके संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे चल के देखते हैं कि वेदों का क्या होता है कि संकलन संस्कृत में क्लिष्ट भाषाओं में किया गया था, और उसके बाद इनको सरल सहज बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, जो ये आगे है। और प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ निर्धारित किया गया, जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय कौशिकी हो गया, यजुर्वेद का शतपथ हो गया, सामवेद 25, अथर्ववेद गोपथ, और यजुर्वेद तैत्तिरीय और शतपथ दोनों यजुर्वेद के हैं। और उसके बाद देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक उपनिषद आते हैं। आरण्यक उपनिषद आते हैं जिसमें दर्शन संबंधी हमें जानकारी उत्तर वैदिक के संदर्भ में मिलती है। और उसके बाद हम देखते हैं वेदांग आते हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरूपण, छंद, इनसे क्या होता है कि वेदांग, इनसे भी तत्कालीन समय के बारे में हमें विशेष रूप से जानकारी मिलती है। और पुनः हम देखते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में महाकाव्यों का उल्लेख किया जाता है। महाकाव्यों के संदर्भ में हम रामायण, महाभारत को विशेष रूप से उल्लेख कर सकते हैं। महाभारत इनकी रचना चौथी ईसा पूर्व मानी जाती है, लेकिन इनका पुनर्निर्माण पुनः 4वीं शताब्दी ईस्वी और 2री शताब्दी ईस्वी में होता है, और काफी समय तक गुप्त काल तक भी इनका निर्माण और आगे चल के भी संशोधन इनका होता रहता है। रामायण महाभारत से हमें शक, तार्किक, पूर्ण, शक, इन सब के संदर्भ में इतिहासों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और तत्कालीन सामाजिक विषय में महाकाव्यों से हमें
जानकारी मिलती है रामायण महाभारत से, तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जो भी व्यवस्था रहती है उस समय। और हम आगे बढ़ते हैं, धार्मिक साहित्य के तहत हम पुराणों का उल्लेख कर सकते हैं। पुराणों की संख्या मूलतः 18 बताई गई है, लेकिन इसमें कुछ में ही ऐतिहासिक प्रवृत्तियां या ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को हमें देखने के मिलता है। और जैसे हम रख सकते हैं मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, वंश पुराण, ठीक। और जैसे हम वायु पुराण में देखते हैं कि गुप्त काल के विषय में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में हम देखते हैं कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण के बारे में देखते हैं कि सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार भागवत या वंश पुराण में देखते हैं कि हमें वंशावलियों, राजाओं के वंशावलियों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। और आगे हम देखते हैं स्मृतियां, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, देवल स्मृति, नारद स्मृति आदि की भी चर्चा की जा सकती है ऐतिहासिक स्रोत के रूप में तत्कालीन समय के संदर्भ में। जैसे हम मनुस्मृति को ले सकते हैं कि शुंग काल के विषय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार की जानकारी मिलती है। इन स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। काफी कुछ न्यायिक प्रक्रिया जो है या समाज में जो व्यवस्था रहती है, इन स्मृतियों के आधार पर बहुत कुछ निर्धारित किया जाता है। और याज्ञवल्क्य स्मृति को हम देखते हैं गुप्त काल के संदर्भ में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार देवल स्मृति में पूर्व मध्य काल के संदर्भ में जानकारी मिलती है। ये हो गया दोस्तों धार्मिक साहित्य के बारे में परिचर्चा मोटा मोटा। और उसके बाद देखते हैं कि ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हम उल्लेख करते हैं बौद्ध और जैन साहित्य, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों से हटके थे, ठीक। और ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ में हम देखते हैं कि त्रिपिटक आ गए, जैसे बौद्ध जैन हो गया। बौद्धों के संदर्भ में हम त्रिपिटक, जातक, निकाय, दीपवंश, महावंश, मिलित पढ़ो, ललित विस्तार, दिव्योदान, अगुंतर निकाय, इन सब की चर्चा कर सकते हैं। इसी प्रकार जैन में आगम, परिशिष्ट प्रमाण, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, भद्रभाव चरित, कालिका, उसके बाद कुछ पुराण है, कालिका पुराण, पद्म पुराण, हरवंश पुराण आदि पुराण, इनके संदर्भ में चर्चा हम कर सकते हैं। और जहां तक बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का सवाल है कि सर्वप्रथम में प्राचीन माने जाते हैं, जिसमें हम सुत्त पिटक लिख सकते हैं। त्रिपिटकों के अंतर्गत सुत्त हो गया, विनय हो गया और अभिधम पिटक हो गया। सुत्त पिटक में हमें धार्मिक विषयों के संदर्भ में, नियम आचार के संदर्भ में जानकारी मिलती है। और जबकि हम विनय पिटक में आते हैं, विनय पिटक में सामाजिक आचार, विचार, नियम, तौर तरीकों की चर्चा की गई है। जबकि अभिधम पिटक में धर्म दर्शन, बौद्ध धर्म के धर्म दर्शन का इसमें उल्लेख मिलता है। पुनः हम देखते हैं जातक निकाय में कपोल कल्पित कुछ कहानियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन पुनः हम जब दीपवंश, महावंश पे आते हैं तो दीपवंश में के तहत हम देखते हैं कि सिंघली शासक, सिंघल वंश के बारे में, सिंघली इतिवृत्तियों के संदर्भ में, उनके भारतीय पृष्ठभूमि के संदर्भ के समय में हमें इनसे जानकारी मिलती है। और महावंश से हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और इसी प्रकार दीपवंश से चतुर्थ जो वर्ष अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन हो जाता है। और उसके संदर्भ में जो धर्म प्रचारक देश के या प्रदेश के विभिन्न भागों में जाते हैं, उनसे के संदर्भ में जानकारी हमें दीपवंश से मिलती है। और देखते हैं कि फिर मिलिंद पढ़ो कि जो मेनांडर के विषय में पाली भाषा में लिखित ग्रंथ है। मेनांडर जो हिंद देवल शासक था, उसके विषय में जानकारी देती है। इससे एक जानकारी ये मिलती है कि विदेशी शासक भी हमारे बौद्ध धर्म को आत्मसात करने लगे थे और उसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग करने लगे थे। मिलिंद पन्हों से जानकारी मिलती थी कि जिस प्रकार से अशोक ने कुछ स्तूप निर्माण कार्य करवाए और बौद्ध धर्म के संदर्भ में किए, उसी प्रकार से हमें मिलता है, जानकारी मिलती है कि मेनांडर ने इस संदर्भ में काफी हद तक प्रयास किया था। और अब आगे हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के तहत जैसे ललित विस्तार हो गया, दिव्योदान, अगुंतर निकाय का चर्चा हम कर सकते हैं। ललित विस्तार में बौद्ध गौतम बुद्ध को एक देवत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उनकी चर्चा पर चर्चा इसमें मिलती है। और आप दिव्योदान के देखते हैं, दिव्योदान के जो है, दिव्योदान में देखते हैं कि मौर्य काल में जब बिंदुसार अशोक के शासन काल में जो विद्रोह होता है उत्तर पश्चिमी साइड में, उस संदर्भ में उसकी चर्चा दिव्योदान में मिलती है। और अशोक के मौर्य काल से लेकर हमें पुष्यमित्र शुंग शासन काल तक के विषय में जानकारी हमें दिव्योदान से मिलती है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय की जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, सर्वप्रथम 16 महाजनपदों का जो निर्माण होता है, जिन 16 महाजनों का नाम उल्लेख किया गया है, उनका उल्लेख सर्वप्रथम
अगुंतर निकाय में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों बौद्ध धर्म के संदर्भ में ये जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनका वर्णन हो गया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि जैन स्रोत ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध स्रोत हो गए। इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से जैन स्रोत हैं जो इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक है। जैन साहित्यों को एक आगम के रूप में कहा जाता है, जिनका संकलन पाटलिपुत्र में की सभा में जो सम्मेलन हुआ था उसके तहत किया गया था। हम आगे देखते हैं परवशिष्ट पर्वन हो गया, चरांग सूत्र हो गया, भगवती सूत्र हो गया, कल्प सूत्र, भद्रभाव चरित, कालिका पुराण, वदन पुराण, वंश पुराण, हरि पुराण। हमें परिशिष्ट पर्वन अचरांग सूत्र से जैन भिक्षुओं के आचार नियमों के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि परिशिष्ट पर्वन से मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से कल्प सूत्र से जैन धर्म के विषय में प्रारंभिक हमें जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र से महावीर के नियम, आचार, प्रचार, उनके प्रारंभिक जीवन, समकालीन को साथ उनका क्या संबंध था, इस संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है। भद्रभाव चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भी जानकारी मिलती है और चंद्रगुप्त के दक्षिण भारत में अकाल के समय प्रस्थान के संदर्भ में हमें भद्रभाव चरित से जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जैन ग्रंथों में भी तत्कालीन कुछ पुराणों की रचना की गई, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण और आदि पुराण। इनसे भी तत्कालीन संदर्भ में काफी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम धार्मिक साहित्य के बारे में चर्चा कर लिए। धार्मिक साहित्य में साहित्यिक स्रोत के हम चर्चा कर लिए, जिसके तहत धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य या ब्राह्मण साहित्य हम कह सकते हैं। धार्मिक साहित्य ब्राह्मणेतर, धर्मेतर में बौद्ध और जैन हो गए। ये स्रोत आप देखेंगे इतिहास के पूरे प्राचीन इतिहास को ये स्रोत कहीं न कहीं कवर करते हैं। अधिकांशतः यहाँ से देखेंगे अमूमन जो है त्रिपिटक से हो गया, या भगवती सूत्र, कल्प सूत्र हो गया, भद्रभाव चरित्र हो गया, या आप उपनिषद वेदांत से देखेंगे या वेदों से देखेंगे, ब्राह्मणों से देखेंगे, अधिकांशतः मिलित प्रभु से ललित विस्तार, अधिकांश का अगुंतर निकाय हो गया। इन सबसे क्वेश्चन प्रायः देखा जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के तहत क्वेश्चन बराबर आते हैं और बनते रहते हैं। ठीक, और उसके बाद हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत में जब धार्मिक साहित्य हो जाते हैं, उसके बाद धार्मिक साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य हो जाते हैं, तो कुछ लौकिक साहित्य भी है। लौकिक साहित्य का संबंध धर्म से नहीं है। इनमें लौकिक साहित्य को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक जीवनियां। ऐतिहासिक स्रोत साहित्य है जिनमें सिर्फ ऐतिहासिक वृत्तियों का उल्लेख मिलता है। अर्ध ऐतिहासिक वो है जिसमें कुछ ऐतिहासिक मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। और ऐतिहासिक जीवनियां क्या हो गई कि जो इतिहास में महापुरुषों के संदर्भ में ऐतिहासिक जीवनियों को उनके प्रशंसकों द्वारा या उनके आश्रयदाताओं द्वारा जो जीवनियां रचित की गई, इनसे भी काफी हद तक उन संदर्भ में ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इनसे भी प्रायः क्वेश्चन बराबर बना करते हैं। इस संदर्भ में हम ऐतिहासिक ग्रंथों में सर्वप्रथम कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र का उल्लेख कर सकते हैं कि जो राजनीतिक विषय पे लिखा गया भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इस संदर्भ में देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र मौर्य काल के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से हम अगले टर्म में देखते हैं कि नीति शास्त्र, जिसकी रचना कामांदक ने 8वीं शताब्दी में किया। इसके मुंह बहुत स्रोत जोड़े अर्थशास्त्र से लिए गए और कामांदक के नीति शास्त्र में देखा है कि 8वीं शताब्दी के संदर्भ में काफी हद तक जानकारी नीति शास्त्र से मिलती है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत राजतंगनी, जिसका भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में अपना एक विशेष स्थान है। उसका कारण यह है कि संस्कृत साहित्य में देखा जाता है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की जो रचना की प्रवृत्ति हुई, उसमें देखा जाता है कि राजतंगनी पहली ऐसी रचना है जो ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध संस्कृत में लिखने का प्रयास किया गया। और दूसरी बात यह रही कि राग द्वेष से हटकर पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर राजतंगनी की रचना की गई। राजतंगनी में एक विशेषता देखी जाती है कि वहां के जो कि कश्मीर से ही संबंधित थे,
लेकिन तत्कालीन संदर्भ में देखा जाता है कि वहां के शासकों के भी जो सीमाएं या कमियां रही उसको राष्ट्रंगणी में हमें उजागर देखने को मिलता है, वो इसमें उसको करते हैं। अब इसी प्रकार से कुछ राष्ट्रंगणी से हमें कश्मीर विशेष रूप से जानकारी मिलती है। और राष्ट्रंगणी उसके बाद देखा जाता है कि जैसे गुजरात क्षेत्र से रहा तो हम देखते हैं सोमेश्वर कृत रसमाला हो गई और कीर्त कामोद्री हो गई, ये सोमेश्वर की रचना है। इसमें हम गुजरात के चालुक वंश के विषय में हमें पर्याप्त साक्ष्य मिलता है। इसी प्रकार मेरुतुंग के देखते हैं प्रबंध चिंतामणि हो गई मेरुतुंग का, और उसके बाद देखते हैं राजशेखर का प्रबंध कोश हो गया, राजशेखर का, और चचनामा जो कि अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अरबों के सिंध पर आक्रमण, तत्कालीन परिस्थितियों और तत्कालीन सिंध क्षेत्र की जो भी सिचुएशन थी उसके बारे में चचनामा में वर्णन मिलता है। आगे चल के चचनामा का अनुवाद भी किया गया, फारसी में खुफी ने किया इस संदर्भ में। और फिर हम अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में आते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों के बाद अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के संदर्भ में सर्वप्रथम पाणिनिक अष्टाध्यायी की चर्चा हम कर सकते हैं, और कात्यायन पाणिनिक अष्टाध्यायी और कात्यायन की वर्तिका का चर्चा कर सकते हैं। इसे मौर्य काल, पूर्व मौर्य काल के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है। पाणिनिक अष्टाध्यायी में भारत में मुद्रा के प्रचलन के संदर्भ में पाण और कुछ कारण इस छोटे छोटे प्रकार के जो सिक्के होते थे मासाइफ ढंग के, पाणिनिक अष्टाध्यायी में इसकी हमें चर्चा मिलती है। और भारत का एक प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ भी है। इसी प्रकार वर्तिका से हमें मौर्य काल के पूर्व के संदर्भ में जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता जिसके रचयिता पतंजलि हैं, ये पुष्यमित्र शुंग के गार्गी संहिता रचयिता पतंजलि है। ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके ग्रंथों से हमें ज्योतिष के संदर्भ में तो जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से देखा जाता है तो हमें तत्कालीन हिंद एवं आक्रमण के विषय में चर्चा मिलती है, जो आक्रमण पाटलिपुत्र तक पहुंच आया था। ठीक इसी प्रकार से हम क्षमा करिएगा, गार्गी संहिता भी महाभाष्य पतंजलि की रचना है। गार्गी संहिता भी एक ज्योतिष ग्रंथ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि महाभाष्य से ये सारी जानकारी मिलती है, और गार्गी संहिता से भी हमें हिंद एवं आक्रमण के संदर्भ में चर्चा मिलती है। और आगे हम देखते हैं कि जैसे मुद्रा राक्षस की रचना हम देखते हैं कि अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में विशाख दत्त ने की है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की है। विशाख दत्त से द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से तत्कालीन मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल शब्द से उद्भूत किया है, जो अधिकांशतः एग्जामों में पूछा गया जा चुका है कि चंद्रगुप्त को ब्रिसल किस ग्रंथ में कहा गया है, या मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, या मुद्रा राक्षस से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मालविका अग्निमित्र जिसके रचयिता कालिदास है, कालिदास है जिसके रचयिता कालिदास है। देखते हैं कि मालविका अग्निमित्र एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिससे मालविका और अग्निमित्र के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का वर्णन हो गया, जिसके अंतर्गत अष्टाध्यायी हो गया, वर्तिका हो गया, गार्गी संहिता, महाभाष्य, मुद्रा राक्षस, मालविका अग्निमित्र। और देखा जाता है कि अष्टाध्यायी से भी क्वेश्चन बना है, गार्गी संहिता से भी बना है कि कौन सा ग्रंथ है या किसके बारे में चर्चा मिलती है, हिंद एवं आक्रमण के बारे में चर्चा मिलती है। पूछा जाता है कि महाभाष्य किसकी रचना है, अधिकांशतः ये महर्षि पतंजलि की रचना है। पतंजलि किसके पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इस संदर्भ में चर्चा मिलती है।
और फिर मुद्रा राशि के बारे में आपको जानकारी दी ही गई। मालविका अमृत एक नाटक ग्रंथ है जो कालिदास का है। इसके संदर्भ में सवाल पूछा जाता है कि मालविका अमृत किसकी रचना है और किसके विषय में जानकारी मिलती है। अमूमन इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं। और अब देखते हैं कि ऐतिहासिक जीवनियां। ऐतिहासिक जीवनिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि बुद्ध चरित हो गया, हर्ष चरित हो गया, गौड़हो हो गया, विक्रमादित्य चरित हो गया, नवशासन चरित हो गया, पृथ्वीराज विजय हो गया। बुद्ध चरित देखते हैं कि अश्वघोष की रचना है। बुद्ध के जीवन परिचय उनके के संदर्भ में पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। बुद्ध चरित से उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हर्ष चरित जो कि अश्वघोष की रचना है। और हर्ष चरित देखते हैं कि जो बाणभट्ट की रचना है, हर्ष के शासन काल के विषय में जानकारी मिलती है। हर्ष के सैन्य अभियान के बारे में, हर्ष के प्रशासनिक संदर्भ में, हर्ष के वंश के संदर्भ में काफी हद तक हर्ष चरित से हमें जानकारी मिलती है। फिर गौड़हों से भी देखते हैं कि गौड़ नरेश के संदर्भ में इसे हमें जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से देखते हैं विक्रमादित्य चरित्र जो विल्हड़ की रचना है। देखते हैं विक्रमादित्य षष्ठ, विक्रमादित्य छठवें के संदर्भ में हमें विक्रमादित्य चरित्र से पर्याप्त जानकारी मिलती है जो चालुक्य वंश के पुनर्निर्माण में काफी सहायक है। इसी प्रकार पद्म मुंज के बारे में नवशासन चरित्र से हमें जानकारी मिलती है। और जननायक पृथ्वीराज विजय से पृथ्वीराज चहमान वंशी शासक पृथ्वीराज के विषय में हमें जानकारी मिलती है। इस संदर्भ में देखा जाता है कि दोस्तों प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत के साथ धार्मिक साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी लौकिक साहित्य का वर्णन किया जा सकता है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आपके अंदर साहित्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य हो गए और धर्मेतर हो गए। लौकिक के तहत ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक जीवनियां। प्रायः अमूमन आप देखे होंगे इन चैप्टरों से प्रायः क्वेश्चन बना करते हैं और आए भी हैं। इसलिए ये ऐसा टॉपिक है कि जो भारतीय इतिहास के, प्राचीन इतिहास के संपूर्ण भाग को कहीं न कहीं से टच या कवर करता है एक चीज। लेकिन दोस्तों इस ऐतिहासिक स्रोतों को जब आप मुख्य परीक्षा इस ढंग से लिखेंगे तो इसकी कुछ सीमाओं को भी देखा जाता है कि इनकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाओं के अंतर्गत हम उल्लेख कर सकते हैं कि प्रायः देखा जाता है कि सीमाओं के अंतर्गत देखते हैं कि जैसे लेखक का दृष्टिकोण, लेखक का दृष्टिकोण, अस्त्रीकरण की समस्या, क्षेत्रीयता, साहित्यिक स्रोतों की एक बहुत बड़ी विसंगति है। लेखक का दृष्टिकोण हो गया, अस्त्रीकरण की समस्या हो गई, क्षेत्रीयता हो गई। लेखक का दृष्टिकोण क्या होता है कि बहुधा लेखक क्या होता है जो आश्रयदाता होता है, जिसके आश्रय में जिस रचना को रचता है, प्राय देखा जाता है कि उसी के पक्ष में कहीं न कहीं कुछ जो है प्रभावित रहता है। इसलिए सही रूप में ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को निर्माण करने में वो असमर्थ हो जाता है। और दूसरा देखा जाता है अस्त्रीकरण की समस्या। प्राय देखा जाता है, हम ऋग्वेद को ही ले सकते हैं। ऋग्वेद में देखा जाता है कि दूसरा सातवां मंडल प्राचीन है। ठीक, दूसरा सातवां मंडल प्राचीन है, जबकि पहला और 10वां मंडल हम देखते हैं कि बाद के हैं। जबकि क्रम 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए, लेकिन स्त्रीकरण की समस्या पाई जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे महाभारत ये महाकाव्य, महाभारत रामायण की रचना काफी समय तक संशोधन के साथ होती रही हर कालों में। इस तरह इसमें भी स्त्रीकरण की समस्या पाई जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्षेत्रीयता का उदाहरण आपको हम राष्ट्रसंगणी में दिखा सकते हैं। राष्ट्रसंगणी में प्रायः देखा जाता है कि कल्हड़ ने प्रत्येक महान शासक का संबंध कश्मीर से जोड़ा। ठीक, कि जो भी महान शासक हुए उनका संबंध कश्मीर से था। इस संदर्भ में हम क्षेत्रीयता का संदर्भ में देख सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाता है। किंतु इन दृष्टिकोणों को, ये लेखक का दृष्टिकोण हुआ, स्त्रीकरण की समस्या हुई, क्षेत्रीयता का भावना हुई। अगर अन्य स्रोत
जो भारत प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण करते हैं, जिसे पुरातात्विक स्रोत हो गए, विदेशी यात्रियों के विवरण हो गए, यदि इन स्रोतों के साथ तुलनात्मक ढंग से मूल्यांकन करके अगर लिखा जाए तो इस स्रोतों की उन कमियों को दूर किया जा सकता है और स्थिरीकरण लेखक का दृष्टिकोण क्षेत्रता की जो इसमें विसंगतियां हैं उससे बचा जा सकता है। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हम आपके पुरातात्विक स्रोतों के संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं। बोले दोस्तों, इस प्रकार से आपका साहित्यिक स्रोत हो गया जो इतिहास के पुनर्निर्माण में अति आवश्यक है। हमने आप इसकी सीमाओं के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसके प्रासंगिकता के बारे में आपके समझ जो विचार था आपको रख दिए। हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इन स्रोतों के जो दृष्टिकोण हैं, लेखक का दृष्टिकोण, स्थिरीकरण की समस्या, क्षेत्रता, इनको कैसे दूर किया जाए, हम अगले वीडियो में आपके पुरातात्विक स्रोत, उसके नेक्स्ट विदेशी यात्रियों के विवरण में इस संदर्भ में आपसे हम पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।